हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेनेट। स्टडी प्लेनेट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th का आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा शेयर कर दें। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी मैं यहाँ कुछ पढ़ाने वाला हूँ उसको आप जरूर एक नोट्स तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि आज न कल आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, अगर जो नोट्स किसी वजह से नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो लेक्चर को ध्यान से बिल्कुल सुने और लास्ट तक इसको जरूर फॉलो करें। और एक एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान से सब देखेंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये देखेंगे। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये आपको मेन चीज ध्यान रखना है। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हो उसको क्या बोलते हैं? हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। जैसे हमने लिया यहाँ पे, जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो, मतलब ये 1 ग्राम तो ये 8 ग्राम। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर क्या है? लिक्विड है। बिल्कुल ही इन दोनों से अलग एक न्यू सब्सटेंस बना है। न्यू सब्सटेंस का मतलब ये जो सब्सटेंस होगा इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इन जो है प्रोडक्ट ये जो बना, ये जो सब्सटेंस बना, इनमें इनकी कोई भी कैरेक्टर शो नहीं होगा। वाटर के अंदर कोई सा भी कैरेक्टर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नहीं है। कहाँ ये हाइड्रोजन बहुत ही तेजी से जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन जो है सपोर्टिव गैस है, जलने में किसी को हेल्प करता है। और वाटर क्या होता है देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अलग है। क्या करता है? जो आग को बुझा देता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस है। तो ऐसा कहीं भी प्रोसेस हो जहां पे आपस में कोई चीज कंबाइन कर रहा हो, या फिर कभी कोई ऐसा भी होता है कि कंबाइन जो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, जैसे ये वाटर जब ब्रेकडाउन कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से तो क्या बनता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना, या फिर एक सब्सटेंस टूट करके दो छोटे छोटे सब्सटेंस बन गए, ठीक है, तो भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन ध्यान रखना है न्यू सब्सटेंस बनना जरूरी है। न्यू सब्सटेंस कंबाइन करके हो या ब्रेकडाउन करके। अब इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे बर्निंग। कहीं पे अगर बर्निंग हो रहा हो ना, कहीं पे भी अगर बर्निंग हो रहा हो तो वहां पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो डाइजेशन हो रहा है वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने आपको। इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेज अकर, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। हमने पीछे क्लास में यानी 9th क्लास में पढ़ा है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हम जानते हैं कि जहां पे ऐसा चेंज जो कि दोबारा वापस रिवर्स ना हो सके, ठीक है, जैसे दूध से दही बन जाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चेंज हम देखे थे, जैसे कोई चीज जल गया, जलने के बाद वो चीज वापस नहीं आती। तो मैंने देखा लिखा है जहां पे केमिकल, तो जो हमने केमिकल चेंज पढ़ा है वही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि जहां पे भी केमिकल चेंज दिखाई दे रहा है आपको, समझिए कि वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहीं पे भी केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की वजह से आता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज हम जानते हैं। तो जहां जहां हमने केमिकल चेंज देखा, नए सब्सटेंस बनता हुआ देखा, वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज जाकर जहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ वहां पे केमिकल चेंज हुआ, या जहां पे केमिकल चेंज हुआ होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ, ठीक। दूसरी बात, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है ये अरेंजमेंट? तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब कुछ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, एक्चुअल में इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको ओपन करके ऐसे दिखा जाता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से, ये ठीक है। उस तरह से ये ऑक्सीजन जो है ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से। ये बॉन्ड के बारे में आपको जो है 4th चैप्टर में, ठीक है ना, कंपाउंड चैप्टर है एक आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें पढ़ना है। तो उसमें ये देखेंगे कैसे बॉन्ड होता है। अभी फिलहाल देखेंगे ये इस तरह से जुड़ा होता है। जैसे ये क्या हुआ, ये ऐसे जुड़ा था आपस में, जब रिएक्शन हुआ तो ये ऐसे जुड़ा होता है, ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। दो ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं जुड़ रहा है, दो हाइड्रोजन भी आपस में कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक तरह से
ओल्ड बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड भी खत्म हो गया और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट देख सकते हैं, पहले यहाँ पे एटम कैसे थे, अब कैसे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब एक और मैंने एग्जांपल बताया कि कर्ड, दही, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब जो दूध का जब दही में कन्वर्जन होता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और ये केमिकल चेंज भी है, क्योंकि जब एक बार दूध से दही बन जाएगा तो क्या होगा, वो वापस नहीं आने वाला और एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई भी चीज बर्न करता है, बर्न करने के बाद देख सकते हैं आप दोबारा वापस नहीं आता, तो बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है और वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एक बार बर्न करने के बाद वापस नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं कह सकता हूं कि वैक्स का मेल्टिंग, मेल्टिंग जो है ध्यान रखना है, मेल्टिंग है वो केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग जो होता है वो मेल्ट करके फिर वापस वो वैक्स ही बन जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग नहीं, बर्निंग, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखना आपको, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल और फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें वाटर बनता है। ठीक है, अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या होता है, H2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 और उसके बाद वाटर के लिए H2O। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। तो जो प्रोसेस है, बनने का जो प्रोसेस है न्यू सब्सटेंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और उस प्रोसेस को दिखाने के लिए जो ये सिंबल और ये जो इस्तेमाल कर रहे फॉर्मूले, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यानी ये जो क्या है, एक मैथमेटिकल जो रिलेशन दिखा रहा है, ये क्या है, एक आपका केमिकल इक्वेशन है और ये बता रहा है इक्वेशन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। ये कंबाइन कैसे करता है उसका हमें बाद में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। अब इस केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जो ये क्या देख सकते हैं, ये बीच में एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में कुछ है और एरो के राइट साइड में। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो है, जो कि आपस में कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है ना, रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना तो क्या बनेंगे कि द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ध्यान रखना है कि जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या बोलते हैं, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम ले लिया मैग्नीशियम, ये सिंबल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बर्न, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आपको लिखने के लिए 9th में बताया जाता है। ठीक है, मैं एक दो फॉर्मूले बता दूंगा कि आप कैसे लिखते हैं, जैसे मैं इसी को बता दूंगा कि कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का रिबन लिया जाता है लैब में और उसको ऑक्सीजन में, मतलब कि जब हवा में हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो इसको बर्न करके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एस राख बन जाता है व्हाइट कलर का। और जब ये रिएक्शन होता है तो डेजलिंग साइन, डेजलिंग लाइट के साथ ये रिएक्शन होता है। डेजलिंग लाइट मतलब बहुत ही चमकीली लाइट, बहुत आंखों पे बहुत इसकी तेज रोशनी आती है। अगर आप इसको YouTube पे देख सकते हैं आप कहीं पे, ठीक है, या आपने कभी लैब में अगर किया होगा तो देखा होगा कि बहुत ही चमकीली रोशनी के साथ ये बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। जब भी हम इस मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करने चाहते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो दिया जाता है ना लैब में, तो उस रिबन को पहले क्या किया जाता है, उसको सैंड पेपर से रब करने की बात की जाती है। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, यानी MgCO3, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इसको बर्न करने से पहले क्या किया जाता है, इसको रब किया जाता है ताकि ऊपर से जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाए और उसके बाद जाकर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर हम नहीं हटाएंगे तो ये मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करेगा। अब ये रिएक्शन लिखने के लिए हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में बर्न करके हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये होता कैसे, ये केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है,
मैग्नीशियम का जो क्या होता है, हमारा जो वैलेंसी होता है ये 2 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। तो क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये आपस में वैलेंसी चेंज होती है, यानी इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाएगी। तो Mg के नीचे भी 2 और ऑक्सीजन के नीचे भी 2, तो ये 2 दोनों में है तो हम इसको कॉमन करके हम ऐसे लिख सकते हैं MgO। तो ये हो गया मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन है तो साथ में हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ही ये वैलेंसी वाली चीजें हमें सारा कुछ 9th में पढ़ रहे थे। अगर जिनको नहीं मालूम तो सबसे पहले एलिमेंट है उनकी वैलेंसी याद कर लेंगे ताकि आपको फॉर्मूले जो है ये सब केमिकल इक्वेशन है इसको लर्न ना करना पड़े। ठीक है, ये जो हमने अभी रिएक्शन लिखा, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट एस बनता है। ठीक है, और डेजलिंग लाइट के साथ जो चलता है, डेजलिंग लाइट मतलब बहुत चमकीली लाइट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन है और पेपर में आते भी है कि व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको रब क्यों करते हैं। तो अभी हमने बताया इसका आंसर क्या देंगे, बिकॉज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इज प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग या बिफोर रिएक्शन वी शुड रब द मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड रिमूव इट, इसको रिमूव करना होगा, है ना। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन हो सके। अब उसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, सीआर मतलब केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज तो समझते हैं उसके गुण, है ना। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टर समझते हैं, कैरेक्टर मतलब क्या होता है किसी का नेचर। तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज तो सिंपल प्रॉपर्टीज उसके गुण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टी जो उसके नेचर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर कोई ह्यूमन बींग्स है तो उसके 2 आईज होंगे, है ना। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बींग्स है तो उसके 2 आईज होंगे, एक्सेप्शनल अलग बात है, एक्सेप्शनल को नहीं काउंट करते। जनरली अगर ह्यूमन बींग्स है तो उसके 2 आईज होंगे, ठीक है, 1 नोज होंगे, ठीक है, 2 ईयर्स होंगे। तो ये ह्यूमन बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स होगा तो ये सारी चीजें होगी, उसकी पहचान है, कैरेक्टर, नेचर। तो उस तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन का भी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी उसके पहचानने का तरीका है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको पहले समझते हैं। तो जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होता हुआ हमें दिखता नहीं, ठीक है ना। जैसे हमने भी दिखाया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं क्या बनता है, वाटर बनता है। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन होता है तो होता हुआ दिखता नहीं कि ये जो आपका ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है जी और ये वाटर बन गया। ठीक है, जब बन जाता है उसके बाद दिखता है कि यहाँ पे हमने डाला था ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हमें उसमें वाटर दिखना शुरू हो गया, तो हमें दिख गया कि वाटर बन गया, लेकिन बनता हुआ दिखाई, प्रोसेस दिखता नहीं। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है ना, जिससे के हेल्प से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले इसका नाम से देख लेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। कहीं पे भी अगर आपको गैस निकलता हुआ दिखाई दे, अब गैस निकलना मतलब यानी सिलेंडर का नॉब खोल दिया और गैस वहां से निकल गया तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। नहीं, वो गैस निकलना मतलब कि कहीं पे कोई चीज आपस में रिएक्शन कर रहा है फिर गैस निकल रहा है। वहां पे तो अंदर से पहले से गैस है, ठीक है। गैस निकलना मतलब किसी चीज में गैस बनना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना, किसी चीज में कहीं पर रिएक्शन हो रहा है वहां पे गैस निकल रहा है, ठीक है। जैसे कूड़े वगैरह का जो ढेर होता है वहां पे से बदबू से आती है तो गैस की बदबू होती है, तो वहां पे कूड़े के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। कहीं लोग कोई चीज देखता हूँ सड़ती गलती हुई चीज नाली वगैरह से क्या होता है वहां पे बदबू वगैरह आती है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है। उसके बाद क्या है कि चेंजिंग कलर, यानी अगर हमने कोई चीज को आपस में रिएक्शन कराया और वहां पे अगर चेंज कलर में कोई चेंज आ गया तो समझ सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कभी कभी जब हम रिएक्शन कराते हैं दो चीजों को तो वहां पे क्या होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन के बाद जो हमारा पॉट है उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस दिखने लगते हैं, ठीक है ना, जो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, जो नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट। यानी अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट हुआ होगा तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुए होंगे। चेंजिंग टेम्परेचर, अगर क्या हुआ होगा, टेम्परेचर में कहीं पे चेंज आया होगा तो भी वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो होता है क्या होता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर चेंज होते हैं, ठीक है ना। जनरली खाना खाने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा डाउन होता है, सॉरी टेम्परेचर हमारा बॉडी का राइज करता है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है, कुछ हमारे बॉडी को टेम्परेचर यानी एनर्जी मिलती है जिससे हमें हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसीलिए खाना खाने के बाद हमें थोड़ी सी ठंडी फील होती है।
चेंज इन स्टेट, कहीं पे भी अगर स्टेट चेंज हुआ हो, हमने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस 3 स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से किसी मतलब कि ये स्टेट अगर आपस में कहीं पे चेंज होता हुआ नजर आया तो वहां भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपका गैस होता है, सबको मालूम है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मिलाया था, यहाँ पे हमें अच्छा एक चीज और, जैसे ही हम इस पॉट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो इसका तो कलरलेस होता है, दिखता थोड़ा ना, अगर दिखता तो हमें आसानी से पता चलता है। तो जैसे ही हम इसे मिक्स करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये पहले हमने तो इसमें गैस डाला था, थोड़ी देर बाद इसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या दिखने लगा, लिक्विड दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, हमने इसमें क्या डाला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस डाला था, लेकिन कुछ देर बाद इसमें वाटर नजर आ रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है। तो अब ये तो हमें कलर तो नहीं दिख रहा था, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, बस हमें ये दिखा कि यहाँ पे गैस डाला था, इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ बाद में थोड़ी देर बाद क्या हमें दिखने लगा, लिक्विड दिखने लगा। अब ये लिक्विड को हम कैसे जानेंगे, वाटर है, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी है इसको चेक करेंगे सारी चीज इस लिक्विड को। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी वाटर क्या है तो ये वाटर है। ठीक है, तो ये हमें चेक नहीं करना, क्लियर, ये लाइब्रेरी में होता है ना। तो हमें सिर्फ ये दिखेगा कि हमने इसमें गैस डाला था और ये इसमें पानी सा दिखना शुरू हो गया, लिक्विड सा दिखना हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, तो हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एक चीज और, ये जो हमने कहा कि या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या कलर चेंज हो, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, या चेंज इन टेम्परेचर हो, टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट हो। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में यह क्वेश्चन आ होगा कि ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर भी चेंज हो और गैस इवोल्व हो, बिल्कुल होगा। तो ये पांचों में से कोई सा भी कैरेक्टर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, या सारे के सारे कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो अब एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस पे दो दो एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल हमने लिया, जैसे हम जिंक को क्या करते हैं, H2SO4, ये जिंक क्या है, आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, और ये H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका पूरा नाम है, या हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम पहले से याद होना चाहिए, सब फॉर्मूले वगैरह हमें 9th में बनाने थे। ठीक है ना, तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये एरो ऊपर सिंबल दे रहा हूं, हाइड्रोजन निकलेगा सिंबल। ठीक है, तो ये आपको सीधा याद रखना है कि एसिड का जब भी कहीं पे मेटल के साथ रिएक्शन हो ना, मेटल कहीं पे भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता हो ना तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एसिड बेस हमारा चैप्टर जो उसमें भी पढ़ना है, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, काफी सारे चैप्टर इस केमिकल रिएक्शन से आगे का चैप्टर हमारा काफी जो है रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप ये केमिकल रिएक्शन क्लियर हो जाएगा तो आगे के 2-3 चैप्टर भी केमिस्ट्री के सारे इसी पे बेस्ड हैं। तो हमने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे जिंक और जब सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनता है। वो हमें ये ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट बनता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट बनता है, सॉल्ट तो बनने ही हर किसी भी, जहां भी एसिड मेटल को सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में ध्यान रखना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इस रिएक्शन को लिखने का तरीका मैं बताता हूं, क्या करना है। ये तो सिंगल है तो इसको सिंगल, यहाँ पे दो सब्सटेंस है हाइड्रोजन एंड सल्फेट, तो इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। एक ये पहला वाला पार्ट प्लस का था, दूसरा वाला माइनस का था, और ये जिंक मेटल है प्लस होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, इसलिए ZnSO4 जुड़ गया। ठीक है, क्लियर। Zn की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसको वैलेंसी को लिखा यहाँ पे नहीं गया, Zn का Zn लिख दिया गया, SO4 को SO4 लिख दिया, और ये हाइड्रोजन अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्शन को समझेंगे तो आपको लर्न बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा। अब हम एक लेते हैं मेटल का कार्बोनेट, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट मतलब एक मेटल हो चाहिए दूसरे साथ कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, तो ये मेटल है, ये कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट एक साथ जुड़ा तो क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यहां में H2SO4 हमने दूसरा एसिड ले लिया HCl, तो फिर से ये मेटल का कार्बोनेट, मेटल था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, कार्बोनेट है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होगा, इवॉल्व मतलब निकलना। फिर से इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट, एक को प्लस लिया दूसरे को माइनस, एक प्लस लिया दूसरे को माइनस, ये प्लस वाले इस माइनस के साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा NaCl। ठीक है ना, और ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, कुछ आपको वाटर भी बनता है, वाटर वेपर भी निकलते हैं। तो मेनली हमें यह रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ,
ये गैस निकला है, एरो का साइन देते हैं ऊपर की तरफ साइड में। तो ये दो हमने रिएक्शन लिखा और इसमें दिखाया इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, अब दूसरी चीज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इस रिएक्शन में सिर्फ गैस का ही इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज भी होता है इस रिएक्शन में। टेम्परेचर चेंज, जो पहले हमने रिएक्शन लिखा ना, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज भी होता है। तो एक ही साथ दो दो कैरेक्टर भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट फिर से मैं बोल दूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद या ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म। तो उसी के ऊपर मैंने दो एग्जांपल लिए। ये आपका है लेड नाइट्रेट, Pb मतलब लेड, NO3 नाइट्रेट, तो ये लेड नाइट्रेट है, प्लस ये K क्या है, पोटेशियम, I क्या है, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो देख सकते हैं, फिर से मैंने बताया, जहां भी दो पार्ट होगा उसको एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस, क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहां पे था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, अब उल्टा हो जाएगा, अब बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, है ना। लेड जो है आयोडाइड के साथ चला गया तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। और ये जब हमने रिएक्शन कराया था तो ये था एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जिसमें पानी मिक्स हो। मैक्सिमम रिएक्शन जो हम देखेंगे वो एक्वस पानी के हेल्प से होता है। ऐसा इसलिए जो हमने ऊपर दिखाया ना प्लस माइनस, ये हमने दिखाया एक्चुअल में आयंस, और आयन का फॉर्मेशन हमेशा वाटर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हम रिएक्शन कराते हैं तो मैक्सिमम जगह में पानी का यानी वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम, ये भी क्या है, एक्वस है। एक्वस मतलब ये दोनों रिएक्शन हमने क्या लिया है, पानी के अंदर कराया। पानी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन में आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। ये बीच में एरो का साइन, तो क्या बन गया लेड आयोडाइड। जब ये लेड आयोडाइड बनता है तो ये आपको कुछ सॉलिड जो है बॉटम में नीचे दिखना शुरू हो जाता है, ये सॉलिड होता है। और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है येलो, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमारा है किसका रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये बेरियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, हाइड्रोजन सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्शन करता है, फिर से इसको मैं कैटेगराइज करूं, ये प्लस बनाता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो फिर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये सल्फेट बेरियम के साथ, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट पहले लिख दिया, ठीक है, प्लस वाला पहले लिखते हैं, ये इसके साथ कंबाइन होता है ऐसे। ठीक है, जनरली इस तरह से हम ध्यान रखते हैं ताकि हमें बार बार चीजें दर्द न करना पड़े, कुछ समझ में ऐसा कुछ रिएक्शन को भी समझना। तो क्या बन गया बेरियम सल्फेट, और ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस दिखने लगता है रिएक्शन के बाद। यानी रिएक्शन से पहले ये एक्वस था, ये भी एक्वस है, अब ये बाद में सॉलिड बन गया, ये भी क्या है, ये लिक्विड HCl लिक्विड, ये भी क्या है, एक्वस। तो मैक्सिमम रिएक्शन में जिसका जो हमें मालूम है उसका यहाँ पे क्या होता है, साइड में हमें लिखना होता है, ठीक है ना। इधर ये सॉलिड है या गैस है, स्टेट को दिखाना होता है, ये केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है। इसके और भी रूल्स हैं बैलेंसिंग के लिए, हम देखेंगे सारा क्वेश्चन। जो भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ 5 के 5 इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो ये रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको रिएक्शन को ध्यान रखना है। या जो है रिएक्शन न दे करके, या जो है आपसे पूछ देगा कि आप एक ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल दें जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा, या ऐसे एक एग्जांपल दें जिसमें गैस इवॉल्व हो। अब मैं लेके आया आपका चेंज इन कलर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिए, तो यहां पे मैंने लिखा है साइट्रिक एसिड, और ये है आपको पोटेशियम परमैंगनेट। ये के हो गया पोटेशियम और MnO4 को करते हैं परमैंगनेट। तो हमेशा दो नाम होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इस तरह से दो वर्ड के नाम लिखे जाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब साइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज होता है। कलर चेंज कैसे, ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है यह आपका पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन कराने के लिए लेंगे तो ये पर्पल कलर होगा। जब रिएक्शन होगा तो कुछ देर बाद क्या होगा, आपको ये कलरलेस, मतलब रिएक्शन से पहले आप देखेंगे कि आपके पास पर्पल कलर था, बाद में क्या होगा, कलरलेस हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है, कुछ चीजों का नाम लिखा, कुछ चीजों का सिंबल लिखा, देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा है। ये नाम क्यों लिखा है, क्योंकि साइट्रिक एसिड जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं और इसको पर्टिकुलर नाम लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है। हमें इसकी जो है फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट जो बनाओ, कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, वो हमें प्रोडक्ट नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन से पहले और बाद में कलरलेस हो गया। अब इस रिएक्शन कराएंगे कैसे, तो पोटेशियम परमैंगनेट हमें मिल जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ऊपर से साइट्रिक एसिड इसमें डाल देंगे। साइट्रिक एसिड नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, नींबू वगैरह का क्या कर सकते हैं,
रस जो है निचोड़ करके इसमें डाल सकते हैं, तो उसके अंदर साइट्रिक एसिड है, ये आपस में वैसे रिएक्शन जनरली वैसे लैब में हमें साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट मिलते हैं, हमें वहां नींबू की रस की जरूरत नहीं है, नींबू की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। दूसरा हमने लिया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको, ये डाइक्रोमेट है KrCr2O7 और ये पोटेशियम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम इसका जो कलर होता है ये होता है ऑरेंज कलर का, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये होता है ऑरेंज कलर का। और जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो अपने आप जो ये ऑरेंज कलर था ना, ये आपको थोड़ी देर बाद क्या होगा, ग्रीन कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लैब में ये कलर चेंज नजर आया सोल्यूशन में, तो समझ जाना था कि रिएक्शन हो चुका है, यानी अब जो है न्यू सब्सटेंस बन चुका है। क्योंकि जब न्यू सब्सटेंस कलर चेंज होने का मतलब ही है कि अब ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑरेंज कलर का है, और यहाँ पे क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर का होगा, नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर का होता है, और यहाँ पे ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं रहा, कुछ नई चीज बन गई। इससे हम पता करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, यानी अब मैं एक रिएक्शन लेकर आया जिसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और ये है वाटर, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट निकला उसमें, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड में पढ़ सकते हैं, इसका जनरल नेम क्या होता है, क्विक लाइन। तो हमें क्विक लाइन के नेम से इसको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे क्विक लाइन किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना है। क्विक लाइन किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये कॉमन नेम, ये काफी ज्यादा क्विक लाइन के नाम से यूज होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कली चूना, जो हम बोरी में भर के आता है आपको दीवारों में सफेदी करने के लिए, ये चूना वगैरह आता है, वही पत्थर से जो चौक वगैरह जो लिखते हैं वो लिखते हैं कली चूना, ठीक है। जहां भी कॉमन नेम आ जाए समझ जाना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाम याद रखना, क्योंकि आपको कैल्शियम ऑक्साइड ना पूछे तो क्विक लाइन के नाम से पूछे, ठीक है। तो क्विक लाइन किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन यानी चूना का जो है पानी में क्या करके डाल दिया गया, ठीक है। तो क्या बनता है, स्लैक लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कॉमन नेम है, जनरल नेम है, प्रैक्टिकल नेम है, ठीक है, क्लियर। तो स्लैक लाइन बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में क्या होता है, इसमें हीट निकलता है। अब ये कैसे पता चलता है, तो मैं इसको दिखा रहा हूं कि जैसे हमने एक बर्तन में पानी लिया, ठीक है, और इसमें पानी लेकर के क्या किया हमने, ऊपर से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कुछ इसमें चूना पत्थर जो है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना जो है इसमें डाल दिया ला करके, कहीं से आप चौक वगैरह या कुछ बोरी में आता है कहीं से आप डाल सकते हैं। तो जैसे इसको डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या आपको दिखेगा, ये मिक्स हो चुका है, और ये थोड़ा सा जो है ना हल्का व्हाइट कलर का, पूरी तरह से व्हाइट नहीं होगा, हल्का व्हाइट कलर का होगा रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब टच करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा। इस बर्तन को पॉट को जब आप छुएंगे तो ये गर्म हो गया, ठीक है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना जब डालते हैं, यानी जो क्विक लाइन जो पानी में डालते हैं, तो ये खोलने लगता है, इसमें गर्म सी इसमें बबल्स वगैरह निकलने लगते हैं और वेपर वगैरह दिखने शुरू हो जाता है। तो आप रिएक्शन में आपको साफ दिखेगा, और उसके बाद इस बर्तन को आप टच करेंगे तो आपको इसकी हीट जो पहले से टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर राइज कर गया। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट यहीं पे हम देख लेते हैं चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स मतलब मोम, इसको जब हम बर्न करते हैं, बर्न किसमें होगा, ऑक्सीजन में, ठीक है ना। ऑक्सीजन में बर्न होगा तो क्या बनता है, देखोगे आप वैक्स को, यानी जो मैं कैंडल लेता हूँ, कैंडल जब आप लेते हैं, ठीक है ना, तो कैंडल जब हम बर्न करते हैं तो आप देख सकते हो कि कुछ देर बाद सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है, ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है, ये साइज इसकी छोटी सी हो जाती है, और ये कुछ इस तरह से जल रहा होता है, और इसके साइड में कुछ ऐसे बिगड़े होते हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। कैसे समझ रहा है, जब हमने वैक्स लिया था यानी कैंडल हमने जब लिया था तो ये इस तरह से दिखा था, ये इस तरह से हो गया। तो कैसे इसमें चेंज स्टेट हो रहा है, यहाँ पे दो स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये कैंडल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है बर्निंग, और दूसरा आप होता है मेल्टिंग। ये जो साइड में नीचे आता है ये तो मेल्टिंग वाला। यानी क्या होता है, कैंडल का जो कुछ वैक्स है वो तो बर्न कर देता है और CO2 बनाता है, ये गैस में चला गया, और कुछ जो होता है मेल्ट करके साइड में आ जाता है ना, ठीक है, लिक्विड फॉर्म। जब मेल्ट करो तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। यानी क्या देखा हमने
कि जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो उसमें दो स्टेज चेंज होते हैं। कुछ पार्ट गैस में जल के चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और कुछ पार्ट मेल्ट करा होता है यानी लिक्विड में चेंज होता है। यानी ये था सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दे अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो। साथ ही आप फीडबैक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। धन्यवाद।